हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी पर। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की हिंदी वाली बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमारा चैप्टर जो है वो चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पहले हम इसका पार्ट ए कर रहे हैं, उसके बाद हम पार्ट बी करते हैं सॉल्व, जैसा आप सभी को पता है। और ऑल ओवर देखा जाए तो 8वां पार्ट चल रहा है, 7 पार्ट अब तक आ चुके हैं। क्लियर है तो वो नहीं देखे हैं तो 7वां पार्ट जरूर देखना, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है और बेसिक वहां से क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर का कि बेसिक क्या है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारे इस पार्ट को। और इस पार्ट में पहला सवाल क्या है, तो ये देखो आपके सामने, इसको ट्राई करें पहले, उसके बाद यहाँ पे समझे। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आपको यहाँ पर क्या करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और बीच में यहाँ पर समानुपात का निशान है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, क्या है कि बाहर वालों का गुणा अंदर वालों के गुणा के बराबर होता है। इसका मतलब 7 इंटू 22.5 बराबर होगा x इंटू 17.5 के, x इंटू 17.5 के। सही है। अब इसको आगे सवाल करना है। पॉइंट से पॉइंट यहाँ से देखो ये कट गया, उसके बाद 25 से काटोगे तो ये 9 बार में कट रहा है, और 25 से इसको काटोगे तो ये 7 बार में कट रहा है। 7 से ये 7 कट गया। इसका मतलब x का मान कितना आया, 9 आया। x का मान कितना आया, 9। अगर x का मान 9 है तो फिर ऑप्शन डी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सी चीज है। बाहर वालों का गुणा अंदर वालों के गुणा के बराबर होता है। ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है, ये क्या दर्शाता है, इस चीज को भी देख लें। इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब यहाँ पर बीच में बराबर है। इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं है ज्यादा, बस बराबर है। कहने का मतलब है कि ये वाला जो रेशियो है 7/x का, ये बराबर है इसके 17.5 बटा 22.5 के। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे बेसिक से, तो क्या होगा, इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा होगा। तो इनडायरेक्टली बस इसको बोल दिया जाता है कि समानुपात के निशान के समय या चिन्ह के समय बाहर वालों का गुणा अंदर वालों के गुणा के बराबर होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सिंपल सी चीज थी ये, हालांकि ये बेसिक हम पहले ही देख चुके हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं देखो हमारे अगले सवाल की ओर। इसमें भी यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसका मतलब यहाँ पर जो है बराबर है। ठीक है, और इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो बाहर वालों का गुणा यानी 0.75 इंटू 8 जो है ये बराबर होगा अंदर वालों के गुणा के, यानी 5 इंटू एक्स के। सही है। अब 5 से अगर हम काटे तो यहाँ पर कितना आएगा, 0.15 आ जाएगा। और 8 इंटू ये 0.15 करेंगे तो 1.20 आ जाएगा। ये क्या हो गया, हमारे एक्स का मान। सिंपल है, ये भी सिंपल और सेम सवाल है जैसे हमने लास्ट वाला सवाल किया था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। देखो ये भी सवाल कुछ इसी प्रकार का है। ये सवाल अब आपको करना है, इसका क्या आंसर है कमेंट बॉक्स के अंदर आपको लिखना है। पॉज करके एक बार इसको अच्छी तरीके से देख लें, ट्राई कर लें, वीडियो को लाइक करते हुए जाएं कमेंट बॉक्स की तरफ और वापस आए आंसर लिख के। ध्यान रखें क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना। सिंपल सवाल है, सेम कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको रेशियो गिवन है। देखो यहाँ पर आपको एक रेशियो गिवन है, और P बटा क्यू, R बटा एस, T बटा यू, ये तीनों ही रेशियो है और तीनों इक्वल है, और ये तीनों के तीनों 2/3 के बराबर है। किसके बराबर है, 2/3 के बराबर है। अब यहाँ पर हम एक चीज कर सकते हैं कि P बटा क्यू बराबर है अगर R बटा एस के, बराबर है अगर T बटा यू के। ठीक है, और इन सब का ये जो मान है वो किसके बराबर है, 2/3 के। तो मैं इन सब का मान 2 के और 3 के लिख देता हूँ, 2 के और 3 के लिख देता हूँ। ठीक है, यानी P का मान 2 के और Q का मान 3 के, R का मान भी 2 के, S का मान भी 3 के। मतलब इस प्रकार से आपको सारे के सारे मान रखना है। वहां पे जब हम रखेंगे हम देखेंगे कि सारी चीजें लगभग कट गई। ये जो K दिख रहा है ना, ये तो K तो कट ही जाएगा अपने आप। आई बात समझ में, तो वैल्यू रख के देखते हैं। जैसे M और P की जगह रखते हैं। देखो M की जगह क्या, M की जगह क्या आएगा, M का मान तो कुछ दे नहीं रखा है, तो एक बार M का तो M रहने देते हैं। ठीक है, बाकी देख लेते हैं क्या है। इसके अलावा P का मान कितना है, 2K है, तो ये लिख दो। फिर क्या है, N का N, R का मान भी कितना है, देखो 2K। और फिर क्या है, V है। ठीक है, और फिर है T का मान भी कितना है, 2K। क्लियर। और अपॉन में देखें अगर बट्टा में, तो बट्टा में है M इंटू क्यू, यानी Q यानी कितना, 3K। ठीक है, एग्जाम में आपको ये लिखना नहीं है K, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किस प्रकार से K लास्ट में जाते जाते अपने आप कट जाएगा। आपको तो डायरेक्ट रखना है 2/3 सीधा। ठीक है, उसके बाद आगे आगे है, मुझे जरूरत यहाँ पर लिखा है N और S की जगह लिख दूंगा मैं 3K। फिर लिखा है V और फिर लिखा है U की जगह क्या आ जाएगा, 3K। आप देखोगे ऊपर 2K कॉमन आ रहा है, नीचे देखोगे तो 3K कॉमन आ रहा है, तो 2K कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 3K। अंदर क्या बचेगा, M प्लस N प्लस V। यहाँ पर क्या बचेगा, M प्लस N प्लस V। तो ऊपर और नीचे दोनों जगह से ये चीज कट जाएगी, यानी हमारा आंसर क्या हुआ, यही हुआ। और इसमें भी आप देखोगे K से K कट गया, तो फिर आपका आंसर कितना हो गया, 2/3। तो ये चीज अब आपको एग्जाम टाइम में नहीं करनी है, आपको सिर्फ अब डायरेक्ट देखना है
कि ऊपर और नीचे आप देखो तो ये सब जगह एक ही चीज मिल रही है, 2/3 P बटा क्यू आर बटा एस टी बटा यू। यहाँ पर भी वही देखो P बटा क्यू है, R बटा एस है और T बटा यू है, और यही रेशियो हमें गिवन है। बाकी M प्लस N प्लस V तो कट जाएगा। क्लियर, सिंपल सा सवाल है। ऐसे सवाल हमने शुरुआती कुछ सवाल किए थे, हम अभी 87 पे बैठे हैं, हमने इस टाइप के कुछ सवाल शुरुआत में किए थे। इस टाइप के सवाल में बेसिकली एलजेब्रा लग रहा है, बीज गणित लग रही है यहाँ पर, मतलब रेशियो प्रोपोर्शन तो बहुत ही कम काम आ रहा है, बीज गणित लग रही है। अगर आप चाहते हैं सर हमें थोड़े और सवाल ऐसे करने हैं, तो फिर आप इंग्लिश वाली RS अग्रवाल भी देखो, वहां पर ऐसे खूब सारे सवाल है, खूब सारे। तो एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी इस टाइप के सवालों की, और इस पूरे चैप्टर की क्या मैं तो बात करता हूँ पूरी मैथ्स की, ठीक है, क्योंकि पूरी की पूरी मैथ्स मैंने इंग्लिश में भी करवा रखी है, तो वो भी जरूर देखते रहो कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करोगे एक ही टॉपिक है तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। हर वीडियो के अंदर आप चीज़ ये सेम चीज़ मैं आपको बताते रहता हूँ, तो वो जरूर आपको करना है। आगे बढ़ते हैं हमारे इस सवाल की ओर। देखो क्या कह रहा है, किसी मानचित्र के लिए पैमाना 1:4 × 10⁵ दिया गया है। यदि मानचित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो तो इन बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी जो है वो कितनी होगी, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब ये है कि एक मानचित्र का पैमाना क्या है, 1:4 × 10⁵ है। मतलब अगर आप किसी मानचित्र में 1 यूनिट लिखते हो तो वो एक्चुअल में वो जो डिस्टेंस है वो इसके बराबर है। आई बात समझ में? तो ये सवाल कह रहा है कि मानचित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर आपको 4 सेंटीमीटर देखनी है तो वास्तविक रूप से वो बिंदु आपस में कितनी दूरी पर होंगे, ये आपको ज्ञात करना है। मानचित्र के ऊपर कितना है, ये एक नहीं है, कितना बता रहा है, ये 4 बता रहा है। इसका मतलब ये कितना होगा, इसको भी × 4 कर दे तो 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16, और पीछे 5 जीरो लगे हुए हैं तो हम भी यहाँ पर 5 जीरो लगा देते हैं। ये क्या हो गया हमारा आंसर, 1 लाख या फिर 16 लाख, 1 लाख भी नहीं है 16 लाख है, तो 16 लाख सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। आई बात समझ में? अब इसको चेक करना पड़ेगा कि आपको सेंटीमीटर में तो जैसे ये 16 दे रखा है, ये तो हमारा आंसर है नहीं, 16 मीटर जितना छोटा भी ये है नहीं, ये भी नहीं है, हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, बाकी सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो पहले इसको मीटर में चेंज कर लो, फिर किलोमीटर में चेंज कर लेना। तो पहले 100 का भाग लगाओ तो मीटर में चेंज हो जाएगा, फिर 1000 का भाग लगाओ तो किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। तो 100 और 1000 का भाग लगाओगे तो आप देखोगे सारे जीरो कट गए, केवल ये 16 बचा, तो 16 किलोमीटर हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर। सिंपल सी चीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89 नंबर। देखो अच्छी तरीके से इसको भी देखें और ट्राई करें। जैसे ये सवाल है ना, तो इस टाइप के सवाल आपको हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में भी खूब देखने को मिल जाएंगे। सेम सवाल हाइट एंड डिस्टेंस में भी आएगा। तो क्या कह रहा है ये सवाल कि किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है। इसी समय पर एक भवन की परछाई की लंबाई अगर 5.4 मीटर है तो भवन की ऊंचाई कितनी है, ये आपको ज्ञात करनी है। मतलब आपको यहाँ पर हाइट का और परछाई की लेंथ का रेशियो गिवन। ठीक है, हाइट का और यानी लंबाई का और परछाई की लंबाई का, किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई का परछाई की लंबाई के साथ रेशियो गिवन है। जैसे कह रहा है किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई का एक लड़का, तो 1.4 क्या हो गई, लंबाई या फिर हाइट हो गई, और इसकी परछाई कितनी हो गई, 1.2 हो गई। तो लंबाई का और परछाई का ये रेशियो चल रहा है बस। तो यही रेशियो आपको इसके लिए भी यूज लेना है कि अगर भवन की परछाई 5.4 है तो फिर ऊंचाई कितनी होगी भवन की, तो भवन की ऊंचाई यानी एच का आपको ज्ञात करना है, और बटा में ये आपको दे रखा है 5.4। इस चीज को आपको सॉल्व करना है और एच का मान क्या है ये आपको पता लगाना है। क्लियर है? तो पॉइंट से पॉइंट हटा लें, उसके बाद 2 से काटा 7 बार में कट गया, 2 से काटा तो 6 बार में कट गया। इसके बाद यहाँ से पॉइंट हटा लो, कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए यहाँ पे लगा लो 10, और 6 से इसको देखोगे तो 9 बार में कट गया। 9 × 7 63 होता है, 63 में 10 का भाग लगा लोगे तो फिर एच का मान कितना आ जाएगा, 6.3 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6.3 मीटर। यानी ऑप्शन बी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है? ऐसे सवाल आपको हाइट एंड डिस्टेंस में भी देखने को मिलेंगे। ऐसे सवाल एसएससी के जो पेपर्स होते हैं, स्पेशली प्री एग्जाम्स जो होते हैं, 10+2 का प्री हुआ या फिर सीजीएल का प्री हुआ, उसमें इस टाइप के सवाल खूब बार आ चुके हैं। इसके अलावा रेलवे के अंदर एंड बैंकिंग के अंदर हालांकि इतने सिंपल सवाल बहुत कम आते हैं, लेकिन रेलवे के अंदर जरूर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। देखो अगला सवाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भिन्न से रिलेटेड। एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है। अंश में से 9 घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है। तो मूल भिन्न का अंश कितना है ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक भिन्न के अंश और हर का अनुपात आपको दे रखा है, कितना है, 3:4 है।
ये कह रहा है अंश में से जब आप 9 घटाओगे तो नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 होगी। नई जो भी भिन्न हमें मिलेगी, ठीक है, नई भिन्न जो भी हमें मिलेगी वो मूल भिन्न यानी 3/4 का 2/3 होगी। आई बात समझ में? यहाँ पे लगा लो के और की, ये तो क्योंकि अनुपात था साथ में के लिख दिया तो एक्चुअल वैल्यू मिल गई। ये कह रहा है कि अंश में से 9 घटाना है, तो ये 9 घटाया तब ये चीज हुई पुरानी वाली भिन्न के 2/3 के बराबर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें के मिल जाएगा। अगर के मिल जाएगा तो 3k/4k में के का मान रख देंगे, तो अंश और हर की एक्चुअल वैल्यू क्या है ये भी आपको मिल जाएगी। क्लियर है? तो देखो 3 से 3 कट गया, इसको काटेंगे, ये 2 बार में कट गया 1/2। 2 इसके साथ गुणा होगा तो ये 6k माइनस का 18 और ये बराबर आएगा 4k के। ये 4k जब इधर आएगा तो 2k की वैल्यू कितनी आ गई? देखो 18 आ गई। इसका मतलब k का मान कितना आया? 9 आया। k का मान कितना आया? 9। अगर k का मान 9 यहाँ पे रखोगे तो ये कितना होगा? 27 होगा, और 9 चौक ये कितना होगा? 36 होगा। तो 27 हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। आई होप अच्छी तरीके से आपको सवाल समझ में आ गया है। ये वाला सवाल भिन्न वाले सवाल हैं, ये सवाल हमने परसेंटेज चैप्टर में ही कर लिए थे। अब इसमें परसेंटेज का कोई लेना देना ही नहीं है, फिर भी ये सवाल काफी बुक्स में इस टाइप के सवाल परसेंटेज वाले चैप्टर में ही दे देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जने जो है रेशियो की मेथड से ही परसेंटेज को सॉल्व करते हैं। इसीलिए चैप्टर ये वाले सवाल आपको वहां पे भी देखने को कोई बार मिल जाएंगे। क्लियर है? तो अच्छा सवाल है, बेसिक सवाल है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है ऐसे सवाल में। किसी भी चैप्टर में डाले आपको सवाल जरूर करना है, ठीक है। और अगर मेरे साथ साथ आप सारे के सारे चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं, जैसा मैं हर वीडियो में भी कह रहा हूँ कि मेरी खुद की अप्रोच शुरुआत से ही परसेंटेज की रहती है। परसेंटेज के अंदर भी रेशियो वाली रहती है, रेशियो वाली मेथड मैं करता हूँ। चाहे आप परसेंटेज चैप्टर ले लो, प्रॉफिट और लॉस ले लो, SICA ले लो, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सारे चैप्टर हमने रेशियो मेथड से किए हैं। मिक्सर एलिगेशन रेशियो मेथड से किया है। तो रेशियो मेथड से हम शुरुआत से जब करते हैं तो हमारी आदत हो जाती है रेशियो से, कैसा भी सवाल आए रेशियो से लेने की, तो फिर रेशियो प्रोपोर्शन अलग से चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ता, थ्योरी बहुत कम हो जाती है हमारे लिए, फिर सीधे सवालों के ऊपर हम आ सकते हैं। और आप इस चीज को देख भी सकते हैं अगर आप मेरे साथ साथ पूरी बुक सॉल्व कर रहे हैं और एक एक सवाल कर रहे हैं, ठीक है। तो बस इसी सीरीज में शुरू करते हैं। ये अगला सवाल है जो आपने ट्राई कर ही लिया होगा, अभी तक नहीं किया है तो यहाँ पे देखना समझना। वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो कि 3/11 तथा 5:9 का है। वह कौन सी भिन्न है जिसका इसके साथ अनुपात, वह कौन सी भिन्न है, तो मान लो वह भिन्न है x। इस भिन्न का अनुपात किसके साथ? 1/27 के साथ। तो ये जो भी अनुपात आपको मिलेगा ये उतना ही है जितना इन दोनों भिन्न का है, 3/11 का और 5/9 का। बस ये आपके सामने कंडीशन आ गई, इसको सॉल्व कर दो और x निकाल दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे सवालों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, जो सवाल कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ, अपने आप आंसर आएगा, ठीक है। तो बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 27 जो है ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा? 27x आएगा, ठीक है। उसके बाद में ये 9/5 ऊपर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये इस प्रकार से लिख दिया जाएगा, सही है। सिंपल सी चीज है यहाँ पर भी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये डिवाइड में था इस वजह से ऊपर जाके उल्टा हो गया। अब यहाँ पे जो जो चीजें कट रही है काट लो। जैसे आप देख सकते हो कि ये 27 से ये 27 कट गया, तो फिर x का जो मान है वो कितना आया? 1/55 आया। 11 × 5 कितना होगा? 55 होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो गया फिर हमारा? करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर? सिंपल सी चीज है, आई होप अच्छी तरीके से समझ में आ गई आप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या है? ये है 92 नंबर क्वेश्चन। तो ये सवाल हमें कह रहा है कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का निम्न में से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता? ये कह रहा है कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। 1 दर्जन शीशे थे, इसका मतलब 12 पीस मान लो, 12 पीस मान लो, सही है। अगर 12 पीस थे और अगर मान लो वो टूट गई, मान लो टूट गई और इसके कुछ टुकड़े हो गए, तो जो भी टुकड़े होंगे वो 12 से तो ज्यादा ही होंगे। तो मान लो 12 से x ज्यादा हुए, कितने होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ज्यादा ही होंगे टुकड़े। अगर एक का भी टुकड़ा हो गया तो जो भी हमारे जो कांच अब हमारे पास होंगे वो 12 से तो ज्यादा ही होंगे, यानी 12 + x लिख दिया। सवाल में आपको कह रहा है कि कौन सा हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब देखो, जब भी अब आपको x क्या है नहीं पता और सवाल में भी नहीं गिवन, अगर यूं देखा जाए तो ये सवाल इनकम्प्लीट सा सवाल है। और कंफ्यूजन में मान लो अगर यहाँ पर ऑप्शन होता ना तो इनडिटर्मिनेट भी आप लगा सकते थे, कांट बी डिटरमाइन भी लगा सकते, और एक्चुअल में भी कांट बी डिटरमाइन ही है। एक्चुअल रेशियो आप पता नहीं लगा सकते, लेकिन रेशियो आ गए तो फिर हम कुछ यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं। कैसे? तो x की वैल्यू अगर आप यहाँ पर रखोगे और कुछ काटोगे तो आप देखोगे कि आपका जो भी आंसर है वो 12 के गुणनखंडों में जो है उन्हीं में से कुछ ना कुछ होगा।
तो 12 को टुकड़ा करोगे तो क्या है 3 इंटू 4 मिल रहा है, तो मतलब आपके आंसर या फिर आपके अनुपात में 3 या 4 तो होना ही चाहिए। अब देखो यहाँ पर 3 या 4, अगर 4 को भी तोड़ो दो ना तो 2 और 2 ये भी पॉसिबल है। तो आप देखो ये यहाँ पर 2 आ रहा है मतलब ये आंसर तो हो सकता है, यहाँ पर 3 आ रहा है मतलब ये भी आंसर हो सकता है, यहाँ पर 3 आ रहा है ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन 7 देख लो कहीं पर भी नहीं है इसके गुणनखंड में। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है कभी भी ये रेशियो नहीं हो सकता 7:5। आई बात समझ में? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होते हुए इसको सॉल्व करना है। हालांकि इसको सॉल्व करे जैसे इसमें कुछ है नहीं, बेसिक रीजनिंग लगानी है, यहाँ पर मैथ्स का सवाल नहीं है, ये रीजनिंग का सवाल बन गया। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और ये बहुत ही अच्छे सवाल होते हैं। देखो इस टाइप के सवाल खूब आते हैं एग्जाम्स के अंदर, खूब रेलवे के अंदर और एसएससी के अंदर, कई बार बैंकिंग में भी देखने को मिल जाते हैं। बैंकिंग में ऐसे सवाल डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आ जाते हैं, कई बार डीआई के अंदर इनकी जरूरत पड़ जाती है इस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये आना जरूरी है इस टाइप के सवाल। यहाँ पर ये बोल रहा है 4 भिन्न आपको दे रखी है, इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है या फिर सबसे छोटी कौन सी, कभी कभार ये भी पूछ लेते हैं। और ऐसा सवाल हमने पहले भी एक किया है। तो ऐसे सवालों को करने के खूब सारे तरीके हैं। आप क्या कर लो, भिन्न को लिख लो पहले तो सारी की सारी, ठीक है, इस प्रकार से सारी की सारी भिन्न लिख लो। अब इनको सॉल्व करने के फिर खूब सारे तरीके हैं। एक तरीका होता है कि आप सबके न्यूमरेटर को या फिर सबके डिनोमिनेटर को सेम बना लो, लेकिन जब आप यहाँ पर सेम बनाने जाओगे तो आप देखोगे बहुत बड़ी बड़ी सी संख्याएं बन रही है, गुणा भाग अपने आप में बहुत बड़े बड़े से हो रहे हैं। तो फिर दूसरा तरीका आता है 1 बाई 1 दो पैर को लो, मतलब आप पहले इन दोनों को कंपेयर करो और देखो बड़ा कौन है छोटा कौन है। आई बात समझ में? फिर हम इन दोनों को देखेंगे, फिर जो मिलता है इस प्रकार से आगे से आगे। तो पहले मैं इन दोनों को चेक कर रहा हूँ और देखता हूँ सबसे बड़ा कौन है। तो ये 15 इस 15 के साथ गुणा होगा तो 225 मिलेगा, और ये 23 इस 7 के साथ गुणा होगा तो 7 इंटू 3 21, यहाँ पर 2 चला गया, 7 इंटू 2 14 और 2 कितने हो गए, 14 और 2 हो गए 16। दोनों में से बड़ा कौन है, 225 बड़ा है, इसका मतलब ये वाले भिन्न बड़ी है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप कंपेयर कर सकते हो। इसको हटा लो, ये हटा लो, ये आपका आंसर हो ही नहीं सकता, 7/15 का हटा लो। क्लियर? उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को कंपेयर करना है तो इन दोनों का क्रॉस गुणा कर लो। ठीक है, तो क्रॉस गुणा करते हैं। देखो कैसे करेंगे, 25 और 15 करो तो 15 इंटू 5 75, यहाँ पर चला जाएगा 7, 15 इंटू 2 30, और फिर क्या जाएगा 37। और इन दोनों का गुणा कराता है 17 इंटू 3 51, यहाँ पर आ गया 5 17 दूना 34 और 5 कितना हो गया 39। देखो दोनों में से बड़ा कौन, 391 बड़ा। इसका मतलब यहाँ पर भी देखा जाए तो ये वाली भिन्न जो है ये बड़ी है, ये छोटी है, इसको हटा लो। 15/23 को भी हटा लो। आई बात समझ में? तो इस तरीके से इसको चेक किया जा सकता है। ऐसे सवाल सीजीएल 2017 के अंदर खूब आए थे। सीजीएल 2017 के जब आप पेपर उठा के देखोगे, सीजीएल मेंस की बात कर रहा हूँ, मेंस में ऐसे सवाल आए थे। ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसे सवालों का, इस टाइप के सवाल वहां पर देखने को मिले थे, तो इंपॉर्टेंट है ये। अब इन दोनों को देखना है तो इन दोनों को कंपेयर करा लो और देख लो, जो बड़ा होगा उसको टिक लगा लो। इन दोनों का गुणा करते हैं, फिर इन दोनों का करेंगे। ठीक है, तो 17 इंटू यहाँ पर मैंने लिख दिया 29, और यहाँ पर आ जाएगा 25 इंटू 21, यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 इंटू 21। इन सब का हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो 17 इंटू 9 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास, 17 इंटू 9 करने पर 153 आ जाएगा, यहाँ पर क्या चला जाएगा 15 आ जाएगा। 17 इंटू 2 34, 34 और 15 कितने हो जाएंगे 39 और 49। और इनका अगर गुणा करें 25 एकम 25, यहाँ पर आ गया 2, 25 इंटू 2 50 और 2 कितने हो गए 52 हो गए। बड़ा कौन है 525 बड़ा। इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 21/29 होगी, 21/29 होगी। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से ऐसे सवालों को सॉल्व करना है। एक तरीका फिर इसमें यह भी होता है कि आप क्या करो, 7 में 15 का भाग लगाओ, पॉइंटों में देखो निकाल के, फिर 15 में 23 का भाग लगाओ और फिर पॉइंटों में निकाल के देखो। तो ये काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है, कई बार डिवाइड करने में गलती कर देते हैं, और मान लो डिवाइड कर भी दिया तो काफी नजदीक सी वैल्यूज मिलती है कि छोटी मोटी सी एरर तो हो ही जाती है। तो ये वाला जो मेथड मैंने आपको बताया है, इसको अच्छी तरीके से समझ लो और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले सवाल को देख लेते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है, पहले इसको ट्राई करो आप, उसके बाद यहाँ पे समझो। सवाल हमें क्या कह रहा है, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 है तो कर्ण की लंबाई कितनी है, ये आपको ज्ञात करना है। देखो इस सवाल को डायरेक्ट भी किया जा सकता है। डायरेक्ट क्यों करोगे, डायरेक्ट कैसे करोगे? तो देखो ये सवाल कह रहा है कि समकोण बनाने वाली ये जो भुजा है, ये जो यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है, यहाँ से ये जो दो भुजाएं निकल रही है, ये और ये 5:12 में है। किस अनुपात में है, 5:12 में है। अगर ये 5:12 में है, इसका मतलब ये 13 होगा। 5 12 और 13 ट्रिपलेट बनता है, 5 12 13। तो आप देखोगे कि आपका जो कर्ण है वो 13 का मल्टीपल है। क्या है, 13 का मल्टीपल है। तो आपका जो भी आंसर होगा तो वो वही होगा जो 13 से डिविजिबल है। तो आप देखोगे केवल एक 39 है जो 13 से डिविजिबल है, बाकी ना तो इसमें 39 का भाग जा रहा है, ना इसमें भाग जा रहा है, ना इसमें भाग जा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर। आप डायरेक्ट मतलब देखते हैं ऐसे सवालों को टिक कर सकते।
ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि सर बेसिक भी बताओ तो बेसिक भी देख लो कि यहाँ पर मान लो ये भुजा 5x है, ये फिर कितनी हो जाएगी 12x हो जाएगी, ये 13x हो जाएगी। तो 1/2 इंटू आधार, आधार कितना है देखो 12x है, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 5x है। और ये किसके बराबर दे रखा है, ये हमें दे रखा है 270 के। क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है 270 के। इसको सॉल्व करेंगे तो x मिल जाएगा, ये x का मान उठा के हम यहाँ पे रख देंगे तो 13x की एक्चुअल वैल्यू क्या है ये हमें मिल जाएगी। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 से काटा तो ये कट गया मेरे पास यहाँ पर 6 बार में, सही है। उसके बाद 6 इंटू 5 30 हो गया, तो ये देखो 9 बार में कट रहा है, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है मेरे पास 9। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 9 है तो फिर एक्स की वैल्यू 3 हो गई, और 13 इंटू 3 हमें अच्छी तरीके से पता है 39 होता है। आई बात समझ में? तो आई होप अच्छी तरीके से आपको सारे सवाल समझ में आ रहे हैं, एक एक सवाल आपको समझ में आ रहा है, और साथ साथ में आप ट्राई भी जरूर कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, सॉरी 95 नंबर। क्या कह रहा है देखो ये सवाल, तो ये हमें कह रहा है कि एक चतुर्भुज के कोण इस अनुपात में है 6, 3, 4, 5। एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। तो त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना है ये आपको ज्ञात। ठीक है, त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों की बातें हो रही है। चतुर्भुज से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है और त्रिभुज को चतुर्भुज के साथ लिंक कर रखा है। तो आपको त्रिभुज के बारे में कुछ पूछा है, कंफ्यूज होगा चतुर्भुज त्रिभुज में, तो डायग्राम की हेल्प से यहाँ पे समझना कि भाई आपके पास एक चतुर्भुज है ये रहा, इसके चारों कोण का अनुपात आपको दे रहा है 6, 3, 4 और 5 कंटिन्यूअसली। ठीक है, लेकिन हमें एक चीज पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अगर 360 डिग्री होता है तो क्या मैं ये 6, 3, 4, 5 की हेल्प से इंडिविजुअल एंगल्स क्या क्या वो नहीं पता कर सकता मैं? ठीक है, तो डायग्राम की भी जरूरत नहीं, हालांकि अपन डायरेक्ट भी देख सकते हैं। देखो ये अनुपात था, अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं तो कितना मिल रहा है 9 और 9 18 मिल रहा है। 18 की एक्चुअल वैल्यू जो है वो कितनी होगी 360 होगी। इन सबको जब जोड़ा तो रेशियो वाइज इन सबका योग 18 है, लेकिन एक्चुअल योग 18 नहीं होगा 360 होगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। कैसे आया ये 20 टाइम्स करने पर, तो इसको कर लो 20 टाइम्स कितना आ जाएगा 120, इसको भी कर लो 20 टाइम्स कितना आ जाएगा 60, इसको भी कर लो 20 टाइम्स ये कितना आ गया 80, और इसको भी कर लो 20 टाइम्स ये कितना आ गया 100। सारे के सारे एंगल हमने निकाल दिए। अब ये सवाल कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ, ये अब चतुर्भुज को त्रिभुज के साथ लिंक कर रहा है। ठीक है, तो कैसे लिंक कर रहा है, तो देखो यहाँ पे यह कह रहा है कि एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। मान लो कि ये वाला कोण सबसे छोटे वाला कोण है। ठीक है, सबसे छोटे वाला कोण है ये वाला। ठीक है, ये कितना है, तो ये चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। चतुर्भुज के चारों कोण आ गए, तो इसमें सबसे बड़ा कोण कौन सा है? आप कह दोगे सर 120 डिग्री वाला, बिल्कुल है। तो 120 डिग्री का 1/4 कितना होगा 120 इंटू 1/4 कर लो कितना मिलेगा 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री है कौन सा त्रिभुज का सबसे छोटा कोण। फिर आगे बढ़ता है, ये आगे कह रहा है त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण। अब मान लो कि ये वाला कोण सबसे बड़ा है, मान लिया सबसे बड़ा वाला कोण, तो ये जो है क्या है, ये चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री ज्यादा। अब इसमें देखो चतुर्भुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन सा है, 120 तो सबसे बड़ा है, लेकिन सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है 100 डिग्री आ रहा है, तो इससे 10 डिग्री ज्यादा, यानी कितना होगा 110 डिग्री होगा। तो ये सबसे बड़ा कोण 110 डिग्री का है। सबसे बड़ा कोण कितना है 110 डिग्री का। आई बात समझ में? तो सवाल में आपको पूछा है कि त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन सा है। देखो त्रिभुज के दो कोण तो मेरे पास आ गए 30 डिग्री और 110 डिग्री, तीनों का योग 180 होता है, तो 180 में से 140 यानी इन दोनों का योग घटा लूंगा तो ये कितना मिलेगा 40 डिग्री मिलेगा। तो त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण भी कौन सा हुआ 40 ही हुआ, क्योंकि सबसे बड़ा 110 है और फिर कौन आ रहा है 40 डिग्री आ रहा है, यानी हमारा जो आंसर है वो क्या होगा 40 डिग्री होगा। आई बात समझ में? तो ये था हमारा सवाल। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। ऑप्शन ई जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ, और आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास 96 नंबर। 96 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है। ये रहे 2, 3 और 4 के अनुपात में है। सबसे छोटे कोण के दुगुने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने का मिलाकर योग क्या होगा। ये आपको एक कंडीशन दे रखी है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। पहले इंडिविजुअल कोण है कितने वो तो पता करें। तो 2 और 3 कितने हो गए 5, 5 और 4 कितने हो गए 9। एक्चुअल जो योग है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। 9 से 180 कैसे आया 20 टाइम्स करने पर आया। कैसे आया 20 गुणा करने पर आया, तो 20 गुणा कर लेते हैं। इसको 20 गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया 40 हो गया, इसको 20 गुणा करेंगे तो ये 60 हो गया।
और इसको 20 गुणा करेंगे तो ये 80 हो गया। अब जैसे जैसे सवाल कह रहा है ना वैसे वैसे करते जाओ। सवाल क्या कह रहा है, सबसे छोटे कोण के दुगने, सबसे छोटा कोण कौन सा है, 40 है, 40 का दुगना कितना होगा, 80। चलिए ठीक है, इसका योग किसके साथ, दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने के साथ। देखो सबसे बड़ा कोण तो ये है 80, लेकिन दूसरे नंबर वाला कौन है, दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन सा है, तो दूसरा सबसे बड़ा कोण 60 डिग्री है। 60 डिग्री के तिगुने के साथ इसको जोड़ना है आपको, तो 60 का तिगुना कितना होगा, 180 होगा, तो इसमें 180 जोड़ लो। तो 180 और 80 कितना हो गया, 260 होगा, 260 डिग्रीज होगा, यानी ऑप्शन बी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, सिंपल सवाल था ये भी हमारे पास। अगला सवाल देखो क्या है, अगला सवाल है मिश्रण से संबंधित सवाल है। अब मिश्रण का सवाल है तो ऐसे सवाल हमने मिश्रण वाले चैप्टर में भी किए हैं, ठीक है। तो आपने अगर मेरे साथ मिश्रण चैप्टर किया है तो पॉज करके पहले इसको देखो, ट्राई करो क्या आंसर है, उसके बाद आंसर मैच करो। सवाल क्या कह रहा है कि 4 पात्रों के मिश्रण में दूध और पानी क्रमशः 5, 3, 2, 1, 3, 2 और 7, 4 के अनुपात में है। किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है, मतलब दूध सबसे कम किस में है, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले देखो कि 5 और 3, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं अगला कितना है, 2 और 1, उसके बाद आगे कितना लिखा है, 3 और 2, और फिर क्या लिखा है, फिर लिखा है 7 और 4। मिल्क और वाटर का रेशियो है, मिल्क वाटर, मिल्क वाटर, मिल्क वाटर, और ये भी मिल्क वाटर, ठीक है। किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। अब 2 तरीके हैं इसको करने के भी, एक तो आप है कि परसेंटेज निकाल लो सब में और देख लो दूध का परसेंटेज सबसे कम किस में है, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और एक तरीका हो सकता है कि आप सबकी जो टोटल क्वांटिटी है उसको इक्वल बना लो। अगर टोटल क्वांटिटी इक्वल बना लोगे तो आपको अपना पता चलना शुरू हो जाएगा कि दूध सबसे कम पानी की तुलना में कहाँ पर। तो खूब सारे तरीके हैं, अपन ऐसे ही करते हैं बेसिक से ही। पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा, तो देखो दूध की मात्रा यहाँ पर देखा जाए 5 है और कुल मिलाकर ये मिश्रण कितना है, 8 यूनिट का है। यहाँ पर देखो दूध की मात्रा 2 है, कुल मिलाकर मिश्रण कितना है, 3 है। दूध की मात्रा 3 है, कुल मिलाकर मिश्रण कितना है, 5 है। और दूध की मात्रा 7 है, कुल मिलाकर मिश्रण कितना है, 11 है। तो इसको परसेंटेज में चेंज करना, देखो 2/3 कितना परसेंट होता है, 66.67। 3/5 कितना परसेंटेज होता है, 60%, ठीक है। इसी प्रकार से इसको भी देखना है भाई, 1/8 12.5% होता है, 12.5% को 5 से गुणा करा लो। देखो 12.5% को 5 से गुणा करा लो तो कितना आएगा, 12 पंजे 60 और 2.5 और जोड़ दो, कितना हो गया, ये मिलेगा आपको 62.5%। कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये जो फ्रैक्शन है ना इनको मैं परसेंटेज में लिख रहा हूँ। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हो, इंटू 100 करके, बस इंटू 100 करके परसेंटेज में लिख रहा हूँ। अब जैसे ये फ्रैक्शन तो स्टैंडर्ड है, आपको याद ही होगी, ये दो तो ये डायरेक्टली याद नहीं आती, लेकिन आपको 1/8 का मान तो याद हो गई होगा, तो बस वहां से इसको चेंज कर लिया। फिर इसको भी चेंज कर सकते हो आप, अगर 1/11 का मान डायरेक्टली अगर आपको याद है 9 से 1/11 करके, और अगर वैसे नहीं करना चाहते हो तो बेसिक से भी कर सकते हो, खूब सारे तरीके हैं। तो अपन तो डायरेक्ट ही करते हैं, देखो कैसे करेंगे। 1/11 का मान मुझे पता है कि 1/11 का मान 9 सही 1/11% होता है। इसको कर लूंगा मैं 7 से गुणा, यहाँ पर भी 7 आएगा, यहाँ पर भी 7 आएगा, तो 63 सही 7/11, यानी 63 पॉइंट समथिंग ये कुछ मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 63 पॉइंट समथिंग कुछ मिल रहा है। अब आप ही बता दो मुझे कि दूध का परसेंटेज सबसे कम कहाँ पर है। तो दूध का सबसे कम परसेंटेज यहाँ पर देखो केवल 60% ही है, यानी तीसरा पात्र जो है इसमें पूरे मिक्सर में मिल्क सबसे कम है। आई बात समझ, मिल्क सबसे कम है, बाकी सब में देख लो मिल्क का परसेंटेज ज्यादा है। तो ये सबसे सही तरीका है इस सवाल में। और मान लो 2 रेशियो होता है तो फिर हमारे लिए सही कौन सा ज्यादा रहता है, वो आप रेशियो को बराबर करके कर सकते हो, एक ही बात, ठीक है। तो आई होप अच्छी तरीके से आपको ये सवाल समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन। ये भी मिक्सर का सवाल है। क्या कह रहा है ये सवाल कि एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 में है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ऐसे सवाल को देखो ध्यान से, मिल्क और वाटर दो चीजों की बातें हो रही है। पहले मिल्क और वाटर कितना था, 3:1 में, ये पहले की बात है, बिफोर, और आफ्टर यानी बाद में। तो बाद में क्या हो गया, जब आपने कुछ इसमें पानी मिलाया, इसमें आपने क्या किया, कुछ वाटर ऐड किया, तो कुछ वाटर ऐड करने पर ये जो रेशियो है वो 2:1 बन गया। कुछ वाटर ऐड करने पर ये रेशियो 2:1 बन गया। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान से समझना कि आपने यहाँ पर वाटर ऐड किया है, आपने यहाँ पर क्या ऐड किया है, वाटर ऐड किया। तो अगर वाटर ऐड किया है, मिल्क को तो आपने थोड़ी छेड़ा, मिल्क को तो बिल्कुल नहीं छेड़ा,
इसका मतलब क्या हुआ, मिल्क का जो ये यहाँ पर ये रेशियो लिखा है वो सेम होना चाहिए। देखो ये कह रहा है कि मिल्क 3 यूनिट है, ये कह रहा है मिल्क 2 यूनिट है, ऐसा कैसे हो सकता है? मिल्क को तो हमने छिड़ा ही नहीं, ना मैंने निकाला ना मैंने इसको डाला है, तो मिल्क तो सेम रहना चाहिए। और यही कॉन्सेप्ट मिक्सर एलिगेशन चैप्टर में हम पूरा डिटेल में देख चुके हैं। तो अगर आप चाहते हो सर हमें थोड़ा और सवाल करने हैं और थोड़ा डिटेल में देखना है तो मिक्सर एलिगेशन वाला चैप्टर पूरा पूरा जरूर देखना। क्लियर? तो फिलहाल इस सवाल के लिए जितनी जरूरत है उतना मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि ये दोनों चीज आपस में बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब 3 और 2 आपस में सेम कहाँ पर होंगे? 6 पर होंगे। दोनों का एलसीएम 6 होता है, तो मैं दोनों को 6 बना देता हूँ। 3 से 6 कैसा है डबल करने पर, तो इसका डबल कर लो। और 2 से 6 कैसा है तिबल करने पर, 3 गुणा करने पर, तो इसका 3 गुणा कर दो, ये आ गया। अब देखो कि ये 6 और 2 कुल मिलाकर कितना है? कुल मिलाकर ये 8 है। मतलब जब टोटल मिश्रण 8 था, देखो ये 6 और 2 कुल मिलाकर कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब टोटल मिश्रण 8 था तो मैंने वाटर कितना ऐड किया? देखो 2 से 3 हो गया वाटर। मिल्क तो देख लो 6 का 6 है, वाटर पहले 2 था अब 3 हो गया। मैंने वाटर कितना ऐड किया? तो वाटर मैंने ऐड किया, देखो आप 1 यूनिट। 2 से लेके 3 हुआ, मतलब कितना ऐड किया? 1 यूनिट ऐड किया जब टोटल मिश्रण 8 यूनिट का था। लेकिन क्या टोटल मिश्रण 8 यूनिट का है? नहीं है। टोटल मिश्रण तो एक्चुअल में आप देख सकते हो 60 यूनिट का है। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 यूनिट की वैल्यू 60 लीटर है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 60 में 8 का भाग लगा लो तो 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी, और वही आपका क्या होगा आंसर। उतना ही वाटर आपने क्या किया है? मिलाया है। तो 60 में 8 का भाग लगा लो, 4 से काट लो 15 बार में, 4 से काट लो 2 बार में, और 15/2 कितना होता है? 7.5 होता है। यानी ऑप्शन बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? आई होप अच्छी तरीके से सवाल आपको समझ में आ गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए। क्लियर? आई होप यहाँ तक जो जो कराया है एक एक सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर समझ में आया तो कमेंट में आपकी राय जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आगे वाले सवालों को भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।